हेलो डियर स्टूडेंट्स, वे ऑप्टिक्स की सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हुए आज उसी टॉपिक में अपन न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। अब तक अपने 4 वीडियो आ चुके हैं। ये अपना 5वां लेक्चर है रिगार्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स। कुछ बच्चों को टेंशन आ रहा है कि गैप हो रही है तो सर क्लासेस पूरा होगा या सिलेबस पूरा होगा। बेटा आप जो शुरू है उस पर फोकस कीजिए, सिलेबस पूरा होने वाला है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दी सिलेबस, क्योंकि कुछ चैप्टर छोटे हैं वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मुझे पता है ना। तो जिसको टाइम लगता है उसे टाइम देना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वेव ऑप्टिक्स डिफिकल्ट जाता है, तो आपको टाइम देके उसे कवर करना होगा, क्योंकि 6 to 7 मार्क्स का है बेटा, कम मार्क्स का तो नहीं है। चलिए तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। जितना अब तक हुआ है उस पर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। अब तक हम क्या पढ़ चुके थे, तो हमने यंग्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, उसके पहले हमने ब्रूस्टर एंगल भी पढ़ा था, बराबर। उसके बाद पोलराइजेशन भी पढ़ा था। तो ये जो कंसेप्ट अपने हुए उसी के हम कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, बराबर। जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व है उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पहला हम देख लेंगे बेटा फॉर्मूलेस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टिल सबसे पहले हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये हमें किसने बताया था बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने बताया था। वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 by N1, N2 by N1। मतलब मीडियम जब बदलेगा, मतलब ये सपोज ऊपर का मीडियम N1, नीचे का मीडियम N2, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N2 by N1 हो जाता है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, C/V आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं। और वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो लैम्बडा 0/λ हो जाएगा। चलिए फिर हमने पोलराइजेशन, और ये ऐसे पहले भी ऑसिलेशन में भी पढ़ चुके हैं हम, सुपरपोजिशन में भी, कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहता है। क्या रहता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, तो E को हमने एम्पलीट्यूड समझ लिया। क्लियर, कौन सी फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि पोलराइजेशन कौन सी फील्ड अलाउ करता है बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है। कौन सी फील्ड अलाउ करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आता है ब्रूस्टर एंगल, देन आता है ब्रूस्टर एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल कौन सा एंगल होता है, हमने पढ़ चुके हैं, जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री, उसे हमने बोला था ब्रूस्टर एंगल। तो ये होता है N2 by N1। फिर आया था बेटा फ्रिंज विड्थ। क्या आया था, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ यानी क्या होता है, एक तो 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड या फिर 2 सक्सेसिव डार्क बैंड, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये आया था अपना लैम्बडा d/d। फिर पाथ डिफरेंस डेल L y/d आया था। फेज डिफरेंस y/d इंटू 2π/λ हुआ था। yn ब्राइट के लिए आया था n टाइम्स, डार्क के लिए आया था n-1/2 लैम्बडा d/d। ये हमें ऑलरेडी पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। फॉर्मूले है, अच्छे से लिख लेना, फटाफट न्यूमेरिकल में यूज होंगे। पहला थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, तो इसका कहना क्या है, अनपोलराइज लाइट। कौन सा लाइट है बेटा, एक अनपोलराइज लाइट है। चलिए चलो, कौन सा लाइट है, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी कितना बोल रहा है, I0। कितना बोल रहा है, I0 इज मेड टू पास थ्रू, इज मेड टू पास थ्रू। कहां पास थ्रू बोल रहा है वो, पोलराइजर। कहां से, 3 पोलराइजर। कितने पोलराइजर है बेटा, टोटल 3 पोलराइजर है। कितने पोलराइजर है, 3 पोलराइजर है। कितने पोलराइजर है, 3 पोलराइजर है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। हाँ चलिए 1 मिनट, अरे बेटा इरेजर। चलो, तो अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी कितना बोला है बेटा, I0 इज मेड टू पास थ्रू 3 पोलराइजर। कहां से पास करना है, 3 पोलराइजर में से क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। कितने पोलराइजर में से बेटा, 3 पोलराइजर में से। क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक, पहले P1 में जाएगा, फिर P2 में जाएगा, फिर P3 में जाएगा। द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ P2 मेक्स एन एंगल कितना, θ1। जो पहले पोलराइजर के बाद आता है उसका एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है। ओके, विद दैट ऑफ P1 व्हाइल दैट ऑफ P3 मेक्स एन एंगल θ2 विद दैट ऑफ P2। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम P3 पूछा है हमें, वो आगे का रहेगा। तो कहां से पूछा है, P3 से। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इन चीज को हटा देते हैं। ठीक है, चलो तो अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने पढ़ा है पोलराइजेशन में उस पे से जाते हैं। हमने ऐसा कहा था बेटा कि अगर पहला पोलराइजर है, ये सपोज फर्स्ट पोलराइजर है, इसमें जब आएगा तो ये इंटेंसिटी सपोज अपने लिए कितनी है, I0 है। कितनी है, I0। पहले जो लाइट आ रहा है अनपोलराइज, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0।
जब इसमें से पास होगा तो सिर्फ वो एक ही इंटेंसिटी को बाहर आने देगा, जिसको हम बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे? ई। इतनी इंटेंसिटी, मतलब पहले इससे ये बाहर आया, तो ये जो बाहर आने वाली इंटेंसिटी इसको मैं बोल देता हूँ E10। जो थ्योरी में पढ़ा है मैं वो बता रहा, क्या में पढ़ा था हमने? थ्योरी में। फिर क्या हुआ, ये सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेन को जाने देता है। फिर इसके बाद जो पोलराइजर आया, इसके एक्सिस का एंगल कितना है बोलते, पहले वाले के साथ θ1। कितना है? पहले वाले के साथ θ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ आई ऐसी, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन बनेगा? ये बनेगा E cos θ। क्या बनेगा? E cos θ। मतलब जो पोलराइजेशन होने के बाद जो एम्पलीट्यूड बाहर आता है, उसका कौन सा कंपोनेंट आते जाएगा बेटा? कॉस कंपोनेंट आते जाएगा। कौन सा कंपोनेंट आते जाएगा? कॉस। और जो फर्स्ट पोलराइजर होता है, कौन सा पोलराइजर होता है बेटा? फर्स्ट पोलराइजर होता है, उसके बाद की जो इंटेंसिटी होती है हाफ ऑफ क्या रहती है? E0 का स्क्वायर। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? I0/2। ये हमें याद रखना है। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? I0/2। तो ये कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू क्या है? हाफ E0 स्क्वायर। समझ लो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कितना था? E0। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या था? E स्क्वायर। मतलब I0 इज इक्वल टू क्या हो गया? E0 स्क्वायर। लेकिन पहले इससे बाहर आने के बाद ये क्या बन जाता है? हाफ। तो I1 क्या हो जाता है? I0/2। I1 क्या हो जाता है? I0/2। तो ये बन जाता है E0 स्क्वायर/2। ये किसकी वैल्यू है बेटा? I1 की। किसकी वैल्यू है? I1 की। ये हमने कहाँ पढ़ा? थ्योरी में। जिन्होंने नहीं देखा वो पोलराइजेशन का पार्ट पहले देख लो। अब इस पे से हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पे आएंगे? क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का क्या कहना है? बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आएगा, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा टाइम लगा तो चलेगा। देखिए, पोलराइजर का काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को हटा देना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ने देना। कौन सी फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अनपोलराइज लाइट आता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में होती है। इससे जाने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है, ये हमने पढ़ा है। तो सपोज पहले पोलराइजर से आने वाली हो गई E10। क्लियर? अब दूसरा, ये जो एक्सिस था ये ऐसा था। अब दूसरा जो पोलराइजर लगा है तो उसका एंगल है बोलते कितना? पहले वाले के साथ θ1। पहले वाले के साथ θ1। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या आएगा? E20 या फिर E10 था ये। तो E10 का कौन सा कंपोनेंट आएगा? परपेंडिकुलरली cos θ1 आएगा। कौन आएगा? E10 cos θ। ये P2 से। अब आगे और गए अपन, तो इसका इसके साथ एक्सिस कितना है बोलते? θ2 पे। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? E20। ये बाहर आने वाला E20 है। तो E20 का कौन सा कंपोनेंट आएगा भैया? cos θ2। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E10 आई, दूसरे से E10 का कौन सा कंपोनेंट आया? cos। तीसरे से कौन सा आएगा? E20 का cos कंपोनेंट आएगा, जिसे हम E30 बोल देंगे। तो हर एक का cos कंपोनेंट बचते जा रहा। कौन सा कंपोनेंट बचते जा रहा? cos। और इसका अगर हम स्क्वायर ले तो वो इंटेंसिटी होते जाएंगे। कौन होते जाएगा? इंटेंसिटी। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे सबसे पहले I0, तो I0 क्या है अपने पास? E0 का स्क्वायर है। क्या है I0? E0 का स्क्वायर। तो पहली इंटेंसिटी I1 जो है वो इसके क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। मतलब हाफ ऑफ I1 क्या हो जाता है? हाफ ऑफ E0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हाफ ऑफ I0। क्लियर है? ये पहली इंटेंसिटी कौन सी हुई? पहली। अब दूसरे पे जाते हैं। अब I2 इज इक्वल टू क्या चाहिए अपने को? E20 का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? E20 का स्क्वायर। तो ये तो E10 है, तो E20 का स्क्वायर। E20 क्या बनेगा? E10 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर θ1। E10 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर θ1। अब E10 का स्क्वायर यानी कौन है अपने लिए? I1 है। I1 इंटू क्या बन गया बेटा? cos स्क्वायर θ1। अब I1 हमने क्या पढ़ा है? I1 क्या है? हाफ ऑफ I0 है। तो ये बन जाता है I0 cos स्क्वायर θ1/2। ये कौन बना? I2 बना। कौन बना? I2। अब ऐसे मैं I3 अगर लिखूं तो I3 क्या होना चाहिए भैया? E30 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? E30, जो तीसरा बाहर आएगा इसका, बराबर। E20 का ये cos यानी आगे चल के क्या बन जाएगा? E30 बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? इसका cos कंपोनेंट E20 का स्क्वायर cos स्क्वायर θ2। अब E20 का स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है। क्या था? E10 का स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 इंटू cos स्क्वायर θ2। अब E10 के स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? I1 स्क्वायर। अब I1 की जगह कौन आएगा? I0/2। तो ये हो जाता है I0 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गई इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ थर्ड पोलराइजर। कौन सा पोलराइजर?
तीसरा पोलर, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन समझने में कंफ्यूजिंग है, तो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। I0 E0 के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन पहले पोलराइजर के बाद की इंटेंसिटी अनपोलराइज की इंटेंसिटी के हाफ हो जाती है, ये एक कंडीशन अपने को ध्यान में रखना है बस। फिर दूसरी बार E1 0 आ गया तो E1 0 का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहा, कॉस, क्योंकि एक्सिस क्या हो गया बोलते θ1 डिग्री पे हो गया। कितने डिग्री पे हो गया बेटा, θ1। तो E1 0 तो E20 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ये कौन बना अपना E20। वैसे ही अब E20 आ गया है तो E20 का कौन सा कंपाउंड आया, कॉस, तो ये कौन बनेगा अपने लिए E30 बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा, सिर्फ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। देखो E20 का स्क्वायर, E20 कौन है तो E1 0 cos θ1 लिखा, स्क्वायर था E1 0 स्क्वायर यानी I1 हुआ, I1 किसके बराबर है तो I0/2 के बराबर है, तो I0/2 आया cos स्क्वायर θ1। वैसे ही I3 किसके बराबर है, E30 का स्क्वायर, E30 क्या है तो E20 cos θ2 है, वो पुट किया। क्लियर, तो ये समझ में आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझने की कोशिश करना है। तो ये हुआ अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 7.1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो, तो इसका तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट इंसिडेंट ऑन अ बकेट फिल्ड विथ लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 विल कंप्लीटली पोलराइज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा था, ब्रूस्टर ने बताया कोई भी दो सरफेस पे अगर लाइट आ रहा है तो इसका कुछ रिफ्लेक्ट होगा कुछ रिफ्रैक्ट होगा, ये पूरा पोलराइज रहेगा जब ये एंगल कितना रहेगा, θb के बराबर रहेगा, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसे हमने स्पेसिफिकली लिखा है ब्रूस्टर एंगल के नाम से। तो tan θb इज इक्वल टू होता है n2/n1। अब n1 सपोज एयर है तो n1 की वैल्यू 1, जो मीडियम वो कितना है 1.5, तो θb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n2 हो जाएगा भैया, और tan इनवर्स ऑफ n2 यानी कितना है 1.5, तो इसका आप देख सकते हो 53 पॉइंट समथिंग आता है डिग्री में। क्लियर, चलिए आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा हो गया 7.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है भैया प्लेन वेव फ्रंट है, बोलते कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन। तो ये अपन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उस पे बेस है, तो समझते हैं क्या बोला है। प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है 550, इतनी क्या है उसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गया बेटा 5500, क्या है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम यानी क्या 00 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलो ये हो गया अपना एंगस्ट्रॉम। इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट इन द स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस इफ टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर। अब इसका मीनिंग समझ लो, वेवलेंथ दी है हमें, वेवलेंथ कितनी दी है भैया, वेवलेंथ इज गिवन 5500 एंगस्ट्रॉम। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, टू स्लिट ऑन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट रेज आ रहे हैं इनको परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एक स्क्रीन है। ओके, स्क्रीन 2 मीटर अवे, तो ये जो सोर्स है यहां से स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पे है 2 मीटर अवे। तो हमने स्क्रीन के डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करा था, तो 2 मीटर हो गया। अवे इज 10 ब्राइट फ्रिंजेस, कितनी ब्राइट फ्रिंजेस दिखी बोलते हैं यहाँ पे 10, कितने डिस्टेंस में 2 सेंटीमीटर में, कितने डिस्टेंस में मतलब इन डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस दिखी 10 ब्राइट फ्रिंजेस, 10 ब्राइट फ्रिंजेस आर देयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब फ्रिंज विड्थ बेटा एक फ्रिंज की होती है, टोटल कितने दिख रहे हैं 10, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ चुके हैं बेटा λ/d, ये ऑलरेडी हमने लिखा है। चलो देख लो इधर, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने λ/d, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो अब हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ होता है λ/d, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या है λ/d। अब ये मिलेगा कैसे, तो 2 सेंटीमीटर में कितने हैं भैया 10, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ये हो गया अपना फ्रिंज विड्थ हो गया, कौन हो गया फ्रिंज, जो कि होता है λ/d। अब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी पूछा है,
तो ये आ गई वैल्यू किसकी, लैम्बडा डी बाई डी। तो स्मॉल डी क्या होगा भैया, लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। फ्रिंज विड्थ मिली कैसे, उसका कहना था 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस दिखी, 10। तो एक फ्रिंज की क्या हो जाएंगी, 2 को 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 को 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो, हाँ क्या कहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कौन सा हो रहा है भैया, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ओके, द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंस बिटवीन द रे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 स्लिट्स। अब 2 स्लिट्स कौन थी, सपोज एक S1 पकड़ लेते, एक S2 पकड़ लेते भैया। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। चलो, अब यहाँ पे अपनी क्या है, स्क्रीन है। S1 एंड S2 रीचिंग अ पॉइंट A ऑन द स्क्रीन इज, मतलब S1 से भी आप कहाँ पहुंचे, A पे पहुंचे, S2 से भी आप कहाँ पहुंचे बेटा, A पे पहुंचे। और इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है डेल एल ए, वो हमें दिया है कितना, 0.0075 mm। ठीक है, देखो बोला है क्लियरली, S1 एंड S2 रीचिंग एट पॉइंट A ऑन द स्क्रीन इज 0.075 mm। क्या है ये, तो डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ यानी यहाँ से यहाँ तक जो पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो पहुंच रहा है, इन दो ऑप्टिकल पाथ के बीच का डिफरेंस है इतना। एंड रीचिंग अनदर पॉइंट बी ऑन द स्क्रीन ऑन अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। तो सपोज ये सेंट्रल फ्रिंज हो गया, इसके अदर साइड पे एक अनदर पॉइंट है बोलते हैं, बी ऑन द स्क्रीन ऑन अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज 0.015। तो यहां से अभी यहां पहुंचे अपन, तो ये बी पॉइंट, तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है बोलते हैं, 0.0015 mm। तो सेंटर से इधर का डिस्टेंस ये हो गया भैया YA हो गया, इधर का डिस्टेंस क्या हो गया, तो YB हो गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व बिटवीन A एंड B इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट दी है भैया 6000 एंगस्ट्रॉम, और हमें पीछे है क्या, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछे हैं। कौन से, ब्राइट कितने और डार्क कितने। तो अब देखते हैं ब्राइट और डार्क कैसे निकलेगा। चलो, अब हमें पता है डेल एल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला पता है भैया, पाथ डिफरेंस। क्या फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस का, देख लो। चलो, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था अपना डेल एल इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, स्मॉल डी बाय डी था। फ्रिंज विड्थ में क्या था, कैपिटल डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ में क्या था, कैपिटल डी बाई डी। तो डेल एल क्या था, वाई डी बाई डी। चलो, तो डेल एल ए इज इक्वल टू क्या होगा, वाई ए डी बाई डी। ठीक है, तो यहां से हमें वाई ए मिल जाएगा, डेल एल कितना है 0.0075 इक्वल टू वाई ए इंटू डी बाई डी। तो वाई ए क्या हो गया भैया, ये डी इधर चला जाएगा, 0.0075 डी बाई डी। चलो, ये बन गया कौन, वाई ए बन गया। सिमिलरली हम वाई बी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वाई बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख लेता, डेल एल बी हो जाएगा इंटू डी बाई डी हो जाएगा। तो डेल एल बी कितना है 0.0015 डी बाई डी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और बी के बीच, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सपोज। तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस वाई बी हो जाएगा। अब वाई ए कितना था 0.0075, वाई बी कितना था 0.0015। तो 0.0075 प्लस 0.0015, यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा बेटा, तो डी बाई डी। तो ये हो जाएगा 0.0090 डी बाई डी। ये कौन हुआ, वाई ए प्लस वाई बी हुआ। ठीक है, कौन हुआ भैया, वाई ए प्लस वाई बी हुआ। अब ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ ना। अब एक फ्रिंज किसकी बनती है, अल्टरनेट ब्राइट है, अल्टरनेट ब्राइट रहेंगे या फिर अल्टरनेट डार्क रहेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ W इज इक्वल टू क्या था भैया, तो लैम्बडा डी बाई डी था। क्या था, लैम्बडा डी बाई डी। अब जितनी फ्रिंजेस होंगे उससे अगर हम डिवाइड कर दें इस डिस्टेंस को, तो हमें एक फ्रिंज की विड्थ मिलेंगी।
किसकी विड्थ मिलेंगी? एक फ्रिंज की। या फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एक फ्रिंज का इतना, तो इसमें में कितने बैठेंगे? तो इससे हमें इसे क्या करना होगा भैया? डिवाइड करना होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू, अपन क्या बोल देंगे? वाई ए प्लस वाई बी। इसको हम फ्रिंज विड्थ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एक फ्रिंज विड्थ का डब्ल्यू, इतने डिस्टेंस में कितने बैठेंगे? तो ये डिवाइड कर दिया, तो ये आता है कुछ 0.0090 डी बाई डी। ये भी क्या है? लैम्बडा डी बाई डी है। तो ये डी बाई डी कैंसल। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाता है अपना 0.009 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? 6000 इंटू 10⁻⁻10। तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है भैया 15 फ्रिंजेस। कितने आते हैं? 15। अब ये 15 फ्रिंजेस कैसे आई? सेंटर को पकड़ के। कैसे आई? सेंटर को पकड़ के। तो 15 फ्रिंजेस बैठ रही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कौन सी बैठी? ब्राइट। तो ब्राइट में बीच के कौन आएंगे? डार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। एक से कम हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे भैया? 14। एक सेंटर वाला छोड़ के। सेंटर वाला क्या पकड़ा अपन ने? ब्राइट पकड़ा है। क्लियर? तो ये हुआ अपना एग्जाम्पल 7। समझ में आ गया होगा सबको? समझने की कोशिश करो। फॉर्मूले वही यूज हो रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। दो अपने क्या है? स्लिट्स है S1 एंड S2। यहाँ से लाइट आ रहा था, आगे क्या लगी बेटा? स्क्रीन लगी है। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट A मिला, जहाँ पे S1 से आने वाला लाइट और S2 से आने वाला लाइट थोड़े पार्ट डिफरेंस के साथ मिले। वो पार्ट डिफरेंस कितना? 0.0075। फिर वैसे ही एक B पॉइंट मिला अदर साइड पे, जहाँ पे भी S1 और S2 से आने वाला लाइट जो है वो मिला, तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना दिया? 0.0015। तो पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले पे से हमने इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट से क्या निकाल लिया? डिस्टेंस निकाल लिया। तो वाई ए मिला और वाई बी मिला। दोनों की क्या कर दी? एडिशन। मतलब ए और बी के बीच का क्या मिल गया हमें? डिस्टेंस। अब एक फ्रिंज को कितना चाहिए? तो W। तो इतने डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस बैठेंगी? तो हमने इससे क्या कर दिया? इसे डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? इसे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किसे किया बेटा? डिस्टेंस को हमने फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया वाई ए प्लस वाई बी बाई डब्ल्यू। तो यहाँ से हमें फ्रिंजेस मिल गई। 15 फ्रिंजेस ब्राइट और 14 फ्रिंजेस डार्क। ये हो गया अपना कंसेप्ट। तो थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स ना कंसेप्चुअल है बेटा, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी। ऐसे नहीं बस हो गया करो, ऐसा नहीं है। थोड़ा समझना पड़ेगा, टाइम लगता है, इसलिए इसको स्लो कर दिया था मैंने। बाकी आप लोगों की मर्जी, फटाफट देखिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये चैप्टर हो गया कि फटाफट सिलेबस हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स जल्दी होता है, एमपीएफ जल्दी होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी जल्दी होता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल ही। थैंक यू।